प्रोविज़न में एप्लीकेशन लगा रहे हैं उसको मेंशन करना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 439 CRPC फॉर ग्रांट ऑफ अ बेल ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड। अब यहाँ पर एक्यूज्ड का नाम, पता, जैसे कि हमने 437 में जाना था, एक्यूज से रिलेटिव सारी जानकारी, एड्रेस, पिताजी का नाम, वो भी मेंशन करना आवश्यक है। उसके बाद मोस्ट रेस्पेक्टफुली सबमिटेड एज अंडर। अब हम बेल एप्लीकेशन के कंटेंट FIR के तहत लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि द कंटेंट्स ऑफ द बेल एप्लीकेशन शुड बी एज पर द FIR। जमानत आवेदन की सामग्री FIR के अनुसार होनी चाहिए। जो भी FIR है उसके रिलेटिव कंटेंट्स होने चाहिए। अब ये हमने पॉइंट बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे कि 437 की बेल एप्लीकेशन में हमने जाना था एग्जाम्पल के तौर पे, वैसे ही इसमें मेंशन होंगे, पर वो अलग अलग FIR के हिसाब से कंटेंट बनाए जाते हैं कि उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या एलिगेशन हैं। बेल एप्लीकेशन का लास्ट पॉइंट होता है प्रेयर। It is therefore prayed that the court may order for the release of the applicant on bail in the interest of justice. Any other order which the court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case may be also passed in favor of the applicant. यहाँ पर अब नीचे एप्लीकेंट के जो भी है आरोपी है उसके साइन होंगे। यहाँ थ्रू काउंसिल, यहाँ वकील साहब की डिटेल होंगी और यहाँ पर डेट लिखा जाएगा। इसके बाद आपकी एक प्रॉपर बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर फाइलिंग ऑफ बेल फॉर्मेट अंडर द सेक्शन 439 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर CRPC 1973। First is the bail format in India under the section 439 of the Code of Criminal Procedure can be signed by any close relative or पैरोकार of the accused। वैसे तो एज पर प्रोविज़न ऑफ द CPC एक वकालतनामा आरोपी का साइन करना आवश्यक है वकील साहब के साथ, परंतु कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि वह साइन नहीं हो पाता है, तो वहां पर कोई भी जो क्लोज रिलेटिव है आरोपी का या पैरोकार है वह उस वकालतनामे को साइन कर सकता है। सेकंड, एन एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ द बेल फॉर्मेट इज ऑल्सो बी फाइल्ड अलॉन्ग विद द मेन एप्लीकेशन। जो पैरोकार है वह या फिर जो रिलेटिव है एक एफिडेविट फाइल करेंगे बेल एप्लीकेशन के साथ, तब जाकर वह बेल एप्लीकेशन मान्य होगी न्यायालय के अंदर। Third point is a readable copy of the FIR is also to be filed along with the bail application। बेल एप्लीकेशन के साथ FIR कॉपी का लगना भी आवश्यक है, अनिवार्य है। फोर्थ पॉइंट इज all relevant documents are also to be filed along with the bail format on the basis which is the applicant is seeking a bail for the court। अब बेल एप्लीकेशन के साथ वह सभी आरोपी से संबंधित जो कि उसके बचाव में है वह सभी डॉक्यूमेंट्स एनेक्सर करने भी आवश्यक हैं ताकि न्यायालय में आरोपी का डिफेंस मजबूत रखा जा सके और उसे बेल मिल सके। देन पॉइंट नंबर 5, द बेल एप्लीकेशन इज ऑल्सो बी साइंड बाय द काउंसिल हु इज फाइलिंग द बेल एप्लीकेशन आइदर द थ्रू हिज मेमो ऑफ अपीयरेंस और पावर ऑफ अटॉर्नी। और वकील साहब के बेल एप्लीकेशन पे साइन होने ज़रूरी हैं, वकालतनामे पे भी, या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी या मेमो ऑफ अपीयरेंस बेल एप्लीकेशन के साथ लगे होना भी आवश्यक है। पॉइंट नंबर 6 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द बेल एप्लीकेशन। द डिटेल ऑफ द FIR, नेम ऑफ द एक्यूज्ड, फादर्स नेम of the accused should be properly maintained in the bail format so that the said contents are properly maintained in the release order and the jail authority are able to identify the accused properly। अब क्या होता है कि बेल एप्लीकेशन में जो एक्यूज्ड है उसकी डिटेल का भरना बहुत ही आवश्यक है कि जब आरोपी को जमानत मिल जाती है
तो उसके बाद स्टेज आती है बेल बॉन्ड की। उस पर हम अगली वीडियो बनाएंगे। जब बेल बॉन्ड फिनिश किया जाता है जमानती की डिटेल और एक्यूज़ की, तो उसको जेल अथॉरिटी को भेजा जाता है रिलीज़ करने के लिए आरोपी को। यदि उसमें डिटेल गलत होती है तो जेल अथॉरिटी उस आरोपी को रिहा करने में असमर्थ हो जाती है। इसीलिए बेल एप्लीकेशन में और बेल बॉन्ड में आरोपी की डिटेल और जो भी एड्रेस, फादर नेम जो भी है वह सही लिखना आवश्यक है। जैसे कि इससे पिछली वीडियो में हमने जाना कि CRPC 437 के तहत एक रेगुलर बेल मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष कैसे ड्राफ्ट कर लगाई जाती है। उससे पहले एक वीडियो में हमने वकालतनामे के बारे में जाना। यदि आपने वह दोनों वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।